तो देखिए भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक टॉपिक है आपका प्रस्तावना, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे। बेरुवारी केस आया था आपका, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। फिर केशवानंद भारतीवाद में संविधान का अंग इसे माना भी गया और ये संशोधन योग्य भी है। तो क्या संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना? बिल्कुल हाँ, केशवानंद भारतीवाद के तहत इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, मैं प्रस्तावना आपको याद भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए प्रस्तावना में एटलीस्ट आपको क्या क्या चीजें पता चलती हैं। प्रस्तावना में 3-4 चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। पहली बात पता चलता है कि भाई प्रस्तावना के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारत में संप्रभुता किसके पास है, मतलब अधिकार का स्रोत कौन है, भारत में पावर का सोर्स कौन है, यह पता चलता है। दूसरा, भारत के बारे में पता चलता है कि हमारा देश एटलीस्ट है क्या, ये कंट्री, ये संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, हम कैसा भारत चाहते हैं, इसका पूरा सार प्रस्तावना में निहित है। ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य पता चलता है कि ये देश के नागरिकों के लिए क्या चाहती है प्रस्तावना, है ना, उनको न्याय देना चाहती है, स्वतंत्रता देना चाहती है, समानता देना चाहती है, बंधुत्व देना चाहती है। और दूसरा, संविधान को किस दिन अपनाया गया, तो 26 नवंबर की तिथि दी गई है। ठीक है, तो यहां पे एक बार हम प्रस्तावना को बहुत तेजी से पढ़ेंगे और इसके बाद इनके जो ये वाले पॉइंट है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी का, इनको एक एक वर्ड में समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, एक एक वर्ड में समझाऊंगा और इससे जिस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते होंगे आप आसानी से उनको कर लेंगे। देखो, सबसे पहली बात, प्रस्तावना आया था उद्देश्य प्रस्ताव से। किससे आया? उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए गए थे। कब प्रस्तुत किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा को लेकर 3 डेटें हैं। एक तो 9 दिसंबर आपको पता रखना चाहिए, 9 दिसंबर को पहली बार संविधान सभा बैठी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। फिर इसके बाद इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी, ठीक है, सदस्य। इसके बाद क्या किया गया? 11 दिसंबर को अगेन बैठी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। इसके बाद जो है 13 दिसंबर को पंडित नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के तहत यह तय हुआ कि यह संविधान सभा आखिरकार बनाई किस लिए गई है, हम करेंगे क्या संविधान सभा में बैठ करके, तो उसको लेकर के सारी चीजें स्पष्ट हुई। ठीक है, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में जो है आपका फिर माफ करिएगा 22 जनवरी को ये पास हो जाते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और हमारा संविधान बनना चालू होता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव है। वैसे देखा जाए तो प्रस्तावना ली गई है अमेरिका के संविधान से। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। कहां से ली गई है? अमेरिका से। यह भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान से ली गई है और ये एक तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव है, उसी का एक रूप आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखो, मैं इसको आज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, मतलब इतना बेहतर तरीके से आप समझ ही नहीं पाओगे प्रस्तावना को। एक एक लाइन में समझाऊंगा आपको। ठीक है, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा और एक एक लाइन आपको समझते जाना है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, जो ये शब्द है ना आपका, यही अधिकार की बात कर रहा है, यही कह रहा है कि स्रोत क्या है संविधान का, शक्ति का स्रोत का, ये बाद में समझाऊंगा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सिंपल सा मतलब है बाह्य नियंत्रण से मुक्त, बाह्य एवं आंतरिक नियंत्रण से मुक्त। यहां पे कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, लिख लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बाह्य एवं आंतरिक नियंत्रण से मुक्त, से मुक्त। ठीक है, क्लियर है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहले क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता की बात कर रहा है। बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से हमारा देश, हमारा राष्ट्र संप्रभु है। ठीक है, दूसरा टर्म जोड़ा गया समाजवादी। ये सब 1942 में आपका जोड़ा गया। 1942 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 टर्म्स जोड़े गए थे। अब देखो, समाजवादी को एक शब्द में मैं समझाना चाहूंगा आपको कि एक शब्द में समाजवादी का मतलब क्या है? सभी का कल्याण, सभी का कल्याण और जो संपत्ति है उसका समान वितरण। ठीक है, तो ये सभी के कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है, सभी के कल्याण की भावना से।
किससे जुड़ी हुई है कि सबका कल्याण होना चाहिए, सभी के कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है आपकी। स्पष्ट है? तो समाजवादी आपका मतलब क्या है? सभी का कल्याण, सभी के कल्याण से समाजवादी शब्द जुड़ा हुआ है। अब अगला शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष बहुत सिंपल है। पंथ निरपेक्ष का एक ही मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को एक साथ प्रोत्साहित करना होगा, राज्य अपना कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं रखेगा। तो पंथ निरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। क्या है? सभी धर्म समान हैं, सर्वधर्म समभाव की भावना है पंथ निरपेक्षता में, सर्वधर्म समभाव, कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव रहित समभाव। ठीक है, किसके लिए है ये? राज्य के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द लिखा हुआ लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब सरकार जनता की प्रतिनिधि होगी, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता की प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब जनता चुनेगी। लोकतंत्र का मतलब यही है, सरकार को कौन चुनेगा? जनता, सरकार। इसके बाद तीसरा गणराज्य। गणराज्य का मतलब सिंपल सा है, राज्य के मुखिया को जनता चुनेगी, राज्य का मुखिया चुना जाएगा, राज्य का मुखिया चुना जाएगा, राज्य का मुखिया। यहां पे राज्य राज्य शब्द यूज कर रहा हूं, इसका मतलब देश है, नेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। यहां पे राज्य का मुखिया चुना हुआ होगा, तो जो भी गणतंत्रात्मक प्रणाली है वहां पे राज्य का मुखिया चुना हुआ होता है। हमारे यहां राज्य का मुखिया है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति महोदय हमारे अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। ठीक है, कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, सिंपल सा। अब यहां पे देखो, ये 5 शब्द है आपके। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब बाह्य और आंतरिक रूप से संप्रभु। दूसरा है समाजवादी, क्लियर है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, क्लियर है। चौथा है लोकतंत्रात्मक, क्लियर है। पांचवा है गणराज्य, क्लियर है। तो शुरुआत के ये 5 टर्म्स आपको क्लियर कर लेने हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी बाह्य और आंतरिक रूप से संप्रभु, ठीक है। समाजवादी मतलब सबके कल्याण के लिए। पंथ निरपेक्ष मतलब सर्वधर्म समभाव यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक मतलब सरकार जनता के प्रतिनिधि के तौर पे बनेगी। और गणतंत्र का मतलब है राज्य का मुखिया चुना हुआ होगा, राष्ट्रपति होगा। अब यहां पे देखो सिंपल सा मामला समझ लीजिए, ये पूरी बातें जितनी लिखी हुई हैं ये भारत की प्रकृति के बारे में बताती हैं कि भारत कैसा होगा, बाह्य और आंतरिक नियंत्रण से मुक्त होगा यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। भारत कैसा होगा, सभी के कल्याण की भावना को लिए हुए होगा, समाजवादी होगा। भारत कैसे होगा, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, हम सर्वधर्म समभाव की भावना से देखेंगे। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, देश की जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी हुई होगी। गणतंत्र का मतलब है देश का मुखिया जो है राष्ट्रपति, वो भी जनता द्वारा चुना होगा। तो ये तो 5 शब्द जो मैंने आपको बताए, ये 5 शब्द आपके किससे जुड़े हुए हैं, भारत की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, भारत के बारे में बता रहे हैं। सिंपल सा समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहां से क्लियर हो गया आपका। ये तो देश के बारे में पहली लाइन लिखी गई कि देश कैसा होगा, और एग्जैक्टली समझिए इस पूरे मैटर से पूरा भारत आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट इंडिया यहां से समझ में आ जाएगा आपको, पूरा कंप्लीट इंडिया, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, तो एक तो आपको यह समझ लेना है। अब दूसरा देखिए, यहां पे बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं, बहुत सारे टर्म्स। ये उद्देश्य बताते हैं कि अच्छा भारत संघ है किस लिए, देश की सरकार है किस लिए, सरकार बनाया जा रहा है, संप्रभु बनाया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है, तो ये करेगी क्या, इसका काम क्या है। यहां पे देखो टर्म्स देखो, एक तो न्याय शब्द लिखा हुआ है, दूसरा स्वतंत्रता शब्द लिखा हुआ है, एक समानता शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है बंधुत्व। कहां गए भाई, बंधुत्व। यह है आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता मतलब बंधुत्व, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो इंपॉर्टेंट है सारे टर्म्स, ठीक है। अब ये जो सारे टर्म्स दिए गए, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, बंधुत्व क्या है, इनका क्या है, ये उद्देश्य बताते हैं। इनका उद्देश्य है कि हमें भारत के नागरिकों को न्याय देना है, हमें भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता देनी है, हमें भारत के नागरिकों के लिए समानता बनानी है, हमें भारत के लोगों के लिए जो है, तो ये उद्देश्य बताता है। ये जितना पक्ष है ये सारा का सारा उद्देश्य बताता है। और ऊपर का पक्ष क्या है, भारत की प्रकृति के बारे में बताता है। किसके बारे में, भारत की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है,
इसके बारे में बताता है। ठीक है, क्लियर स्पष्ट है, बहुत सिंपल सा माजरा है ये। तो ऊपर की 3 लाइनें आपकी भारत की प्रकृति के बारे में, और ये आगे की लाइनें आपकी किसके बारे में, ये बताती हैं उद्देश्य के बारे में। कैसा उद्देश्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यहां पे न्याय का मतलब क्या है, न्याय का सिंपल सा मतलब है निष्पक्षता। न्याय का एक सिंपल सा टर्म्स दे रहा हूं आपको, निष्पक्ष। जब आप निष्पक्ष हो जाते हो ना तो आप न्यायवादी हो जाते हो। राज्य कैसा होगा, निष्पक्ष होगा। ठीक है, किसी का पक्षपात नहीं करेगा और जस्टिस एस्टेब्लिश करेगा। कैसा जस्टिस, समानता का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तीनों प्रकार का न्याय दिया जाएगा। तो ये राज्य का उद्देश्य है, क्या करेगा अपने नागरिकों को, ये तीनों प्रकार का न्याय देगा। ठीक है, अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आजादी। ठीक है, आजादी, आजादी, आजादी यानी भय मुक्त जीवन। भय मुक्त जीवन। आप स्वतंत्र कब महसूस करते हो, जब आपको डर नहीं होता, भय नहीं होता, आप अपने मालिक खुद होते हैं, अपने डिसीजंस खुद करते हैं, तब आप स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा टर्म से आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समता की बात की गई, एक तो प्रतिष्ठा की, दूसरा अवसर की। समता का मतलब क्या है, सिंपल सा है, कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव रहित। भेदभाव रहित होने को हम समता कहते हैं। भेदभाव रहित होने को हम समता कहते हैं। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब है सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, सभी व्यक्ति में हम आत्मसम्मान विकसित करेंगे। और राष्ट्र की एकता, एकता मतलब ब्रदरहुड। ठीक है, यूनिटी, पूरे देश को एक मान करके चलेंगे। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब ये राष्ट्र संप्रभु है, विखंडित नहीं हो सकता है। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बंधुता का मतलब है भाईचारा, भाईचारा, ब्रदरहुड बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को, ठीक है, सिंपल सा है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखो, ये मैंने पूरा डिकोड कर दिया, एक एक टर्म्स बता दिया आपको। शुरुआत की 3 लाइनें मैंने बताई कि भारत की प्रकृति के बारे में बताता है। बाद की जो ये लाइनें हैं ये उद्देश्य के बारे में बताती हैं। इसके बाद जो ये अंतिम लाइन है, ये संविधान को किस दिन अपनाया गया, संविधान को अपनाने की तिथि है। संविधान को अपनाने की तिथि है, लागू करने की तिथि अलग है, अपनाना अलग है। अपनाने की तिथि, ठीक है, यहां पे देखिए 26 नवंबर को हमारा संविधान अपना लिया गया, ये लिखा है, अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर दिया गया और आत्मार्पित कर दिया गया। हमने स्वयं को आत्मार्पित किया है, अपना संविधान हमने खुद को दिया है, क्योंकि संविधान की शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग। अभी देखो शुरू की जो लाइन है, पहली लाइन बात करती है अधिकार के स्रोत की, कि अधिकार का स्रोत कौन है। अधिकार का स्रोत, अधिकार का स्रोत, तो अधिकार का स्रोत कौन है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये मतलब भारत का संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है, और आप सभी ने अपने संविधान को खुद ही आत्मार्पित किया है, खुद ही अंगीकृत किया है। प्रस्तावना पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ते हैं, प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग, मतलब हमने अपने आप को यहां पे संबोधित किया है कि भारत को एक क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। कैसा राष्ट्र, जो बाह्य और आंतरिक नियंत्रण से मुक्त होगा। समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे, जो सभी के कल्याण में जुड़ा होगा। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे, जहां पर सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। लोकतंत्रात्मक राज्य बनाएंगे, जहां पर सरकार जो है जनता द्वारा चुनी हुई होगी। गणतंत्र बनाएंगे, अर्थात राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना हुआ होगा। राज्य के लोगों को क्या देंगे, राज्य के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी निष्पक्षता रहेगी सभी के लिए, स्वतंत्रता रहेगी सभी के लिए, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता रहेगी सभी के लिए, समानता रहेगी सभी के लिए, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, कोई भेदभाव नहीं होगा इस देश में प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी व्यक्ति का आत्मसम्मान, राष्ट्र की एकता,
यानी राष्ट्र की यूनिटी, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, यहां पे अपनी शब्द यूज किया गया है, सभी भारतीयों के लिए टर्म्स यूज किया गया है। आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, आपने अपने संविधान को स्वयं अंगीकृत किया, स्वयं अधिनियमित किया और स्वयं आत्मार्पित किया, खुद को अर्पित किया है आपने अपने संविधान को। इसलिए संविधान आपका अभिन्न हिस्सा, आपको संविधान के हिसाब से ही देश को चलाना होगा। ठीक है, सिंपल सा मामला है। तो यहां पे देखो कुछ टर्म्स बताया। संप्रभु मतलब बाह्य नियंत्रण से मुक्त, तांत्रिक नियंत्रण से मुक्त। समाजवादी मतलब सभी का कल्याण, संपदा पर समान अधिकार, सभी का बराबर अधिकार हो। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को प्रोत्साहित करेगा। लोकतांत्रिक का मतलब है सरकार जनता की प्रतिनिधि होगी, जनता द्वारा चुनी हुई होगी। गणतंत्र का मतलब है राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना होगा। न्याय का मतलब निष्पक्षता, स्वतंत्रता का मतलब आजादी, भयमुक्तता, समानता का मतलब कोई भेदभाव नहीं, और बंधुत्व का मतलब भाईचारा। ये सारे पॉइंट आपके इस पूरे प्रस्तावना में आप पाएंगे। ठीक है, तो यही पूरे के पूरे पॉइंट यहां पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए मुद्दा उठा कि भाई क्या प्रस्तावना भारत का हिस्सा है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक अलग से केस बनाया था आपको, बेरूवारीवाद, एक बार जरूर देखिएगा उस केस को। उस केस में जो है भारत संघ का जो है ये प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं बताया गया था। न्यायालय ने बोला कि संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में, जिसमें न्यायालय ने माना कि यह संविधान का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आगे केस हुए हैं जिसमें प्रस्तावना को लेकर के बात कही गई है कि भाई प्रस्तावना, और दूसरा प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते, वाद योग्य नहीं है। आप प्रस्तावना को लेकर के वाद योग्य नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते। एक क्वेश्चन जो हमेशा प्रस्तावना से पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा क्या है। संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा आपकी प्रस्तावना ही है, क्योंकि यह संविधान का दर्शन है, संविधान की कुंजी है। ठीक है, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो ये और केशवानंद भारती के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना को बेसिक स्ट्रक्चर के तहत रखा गया है, मूल संरचना के तहत रखा गया है कि यह संविधान की मूल संरचना है, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला है, संविधान की कुंजी, संविधान के दर्शन की कुंजी, संविधान को समझने की कुंजी। जब कभी भी फंडामेंटल राइट को लेकर या डीपीएसपी को लेकर के कोर्ट में किसी तरीके से कोई भी जो है बात आती है तो प्रस्तावना को देखा जाता है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट करने की बात होती है तो प्रस्तावना को देखा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि प्रस्तावना में सब कुछ निहित है, पूरी विचारधारा निहित है जो देनी चाहिए। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। किया गया है क्या? हाँ, बिल्कुल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला आपका जोड़ा गया है समाजवादी, फिर आपका जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष, 2 शब्द आपके जोड़े गए हैं, और तीसरा शब्द आपका जो यहां पर जुड़ा गया है वो है आपका अखंडता। अखंडता शब्द भी आपका जोड़ा गया है। तो आपके काफी सारे 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में क्या है, संशोधन किया जा सकता है, कोई भी ऐसी बात नहीं संशोधन न किया जाए। तो प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ इतने ही क्वेश्चन आएंगे आपके, जितनी चीजें मैंने बताई। ठीक है, संविधान का ये अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो प्रस्तावना को लेकर के ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट जाइए, याद कर लीजिए। प्रस्तावना मैंने पूरी की पूरी आपकी कम टाइम पे क्लियर कर दी। ठीक है, एक बार प्रस्तावना को जरूर याद कर लीजिएगा। कई बार इंटरव्यू वगैरह जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे प्रस्तावना आपसे पूछ लेता है, क्योंकि प्रस्तावना के जितने भी पक्ष लिखे हुए हैं सारे के सारे मूलभूत ढांचे से जुड़े हुए हैं। संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि मूलभूत ढांचे को कोई क्षति हुई तो प्रस्तावना तो पूरी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ही है, मूलभूत ढांचा ही है। तो कई बार न्यायालय ने बहुत सारे तत्वों को मूलभूत ढांचे में बता रखा, जैसे कि संविधान हमेशा सर्वोच्च रहेगा, है ना। संविधान भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च है और संविधान को हम सब ने अंगीकृत आत्मार्पित किया, तो कभी इसे बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा जो सरकार की गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप है, इसको भी नहीं समाप्त, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में डेमोक्रेसी समाप्त कर दी जाए जब तक संविधान, क्योंकि न्यायपालिका क्या करेगी ऐसे कोई भी कानून को जो कि संविधान के मूल ढांचे को समाप्त करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त करेंगे, उसको इलीगल घोषित कर देगी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता नहीं समाप्त की जा सकती है,
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को नहीं समाप्त किया जा सकता है, संविधान का जो संघीय चरित्र है उसको नहीं समाप्त किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केस आपके इसको लेकर के वाद दिए गए कोर्ट के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप एक बार प्रस्तावना रट लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा प्रस्तावना है, इसको रट जाना है सभी को। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।